नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीरा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर सेक्शन 12 यानी कि 12 DB घरेलू हिंसा का केस कर दिया है और उसमें पूरे परिवार के नाम हमारे लिखवा दिए हैं और अब जो है वो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सर, क्या हो सकता है हमारे खिलाफ, किस तरीके से कार्रवाई होगी, आप इस पर एक वीडियो बनाएं। तो जब इनका मैसेज आया तो मैंने सोचा कि मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी प्रक्रिया बताऊं और आपको बताऊं कि आपके खिलाफ यानी कि पत्नी जब एक पति और पति के परिवार वालों के ऊपर सेक्शन 12 DB घरेलू हिंसा का केस कर देती है और उस केस के दौरान पूरे परिवार के नाम, जितने भी नाम परिवार में हैं, मतलब जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं, जानकार हैं, उन सभी का नाम उस घरेलू हिंसा के मुकदमे में दे देती है, तो उन पर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से प्रक्रिया होगी ये, और अधिक से अधिक बुरा, मतलब बुरे से भी बुरा, बदतर से बदतर बुरा आपके खिलाफ क्या हो सकता है। आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके दिमाग में से जो फितूर चलता है, जो कि मेरे घरेलू हिंसा हो गया, मेरे पता ना कि मेरे खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो जाएगी, तो वो आज आपके मन का फितूर जो है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और शेयर जरूर करें आप अपने साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, ताकि और भी जो जानकार लोग हैं, आपके जो जिनको नाम लिखा दिए हैं घरेलू हिंसा केस में, वो सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देख सकें और समझ सकें बातों को। तो जब पत्नी जो है वो घरेलू हिंसा यानी कि 12 DB के तहत जो है मुकदमा दायर करती है, जितने भी नाम होते हैं उन सभी नामों, किसी ने कुछ घरेलू हिंसा करी या फिर नहीं करी, वो झूठे भी नाम दे देती है। तो उन महिलाओं के जो नाम दिए हैं, मतलब परिवार के नाम दिए हैं, उन सभी नामों का उस केस में क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता जाऊंगा कि जब आपके परिवार वालों के नाम यानी कि पति को छोड़कर बाकी और लोग, अन्य लोगों के जो नाम दिए हुए हैं, उन सभी नामों के जो घरेलू हिंसा में नाम दिए गए हैं वो सभी के सभी विकार हैं, एवं कि उनका कोई भी अर्थ नहीं है। आप इतना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि उसमें आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा देते हैं कि मेरे नाम को इनका नाम लगा लिए, गलत दिया है। अरे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपके लिए। जब फाइनल डिसीजन आएगा ना, जब घरेलू हिंसा का पूरा केस आप लड़ लोगे और फाइनल डिसीजन आएगा, तो उस डिसीजन में सिर्फ और सिर्फ जो बर्डन होगा वो पति के ऊपर होगा। बाकी किसी भी मम्मी पापा, फादर ब्रदर, किसी से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ रोल होगा पति का, हस्बैंड का। उसी पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसको कुछ मेंटेनेंस दें, खर्चा दें, जो उसमें दिया हुआ होगा भई आप एक मुश्त इतना देना है और फिर पर मंथ इतना देना है। ये आपके ऊपर यानी कि पति के ऊपर से बर्डन दिया जाएगा और बाकी परिवार वालों के लिए ना ही तो कोई इसमें सजा है और ना ही कोई सजा का प्रावधान है। सिर्फ और सिर्फ पति के ऊपर है और वो भी ये संबंधित किससे है, पैसे से रिलेटेड है। यानी कि ये जो घरेलू हिंसा का मुकदमा जो गया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बाद में जो पत्नी को देना पड़ेगा वो क्या है, मेंटेनेंस और कंपनसेशन, बस ये इस चीज़ के लिए है। तीसरा ये है कि उसमें घर में रहने का अधिकार आपके खिलाफ कर दिया सकता है कि आप उस घर में, इस कमरे में जो रहती है उसमें रहने का अधिकार इसको दिया जाए। ये आपका लास्ट में जो जजमेंट आएगा उस जजमेंट में इतनी बातें लिखी होंगी। तो आपको जितने भी परिवार वाले लोग हैं जिनके नाम दे दिए गए हैं, अननेसेसरी नाम दे दिए गए हैं, वो नाम वाले व्यक्ति बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर नोटिस आ रहा है तो जो पति है उसको आप उस कोर्ट में भेज दीजिए कि आप उस कोर्ट में जाइए, अपीयर हो जाइए। और इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर जमानत करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई जमानत का प्रावधान नहीं है, कोई भी जमानत आपको प्रोविजन नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ सिविल नेचर का ये सेमी क्रिमिनल है का नेचर का ये केस है। तो इसमें सिर्फ आप जो पति है वो पति जाके उस केस में अपीयर हो जाएगा और अपीयर होने के बाद जो है वो केस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इसमें किसी भी व्यक्ति की, ना पति की ना पति के परिवार वालों की, किसी की भी कोई बेल ज़रूरत नहीं है, ना पड़ती है कभी भी। अगर आपके वकील साहब ये कह रहे हैं कि सर इसमें बेल करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। आप वो वकील साहब को समझा दीजिए कि आप इसमें बेल की आवश्यकता नहीं है, सीधे अपीयर हों और सीधे जो उन्होंने उस लड़की ने जो बात दायर किया है उसमें सीधे अपीयरेंस दें और अपीयरेंस देने के बाद अपना रिप्लाई फाइल करें। बस इतना है, फिर स्टार्ट हो जाएगी प्रक्रिया। ये है, इसमें बेल कराने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी व्यक्ति की। अब ये आपके पास पे दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि इसमें खर्चा कितना देना पड़ सकता है। तो देखिए, खर्चा से संबंधित दो केसेस हैं महिला के पास। एक सेक्शन 125 CRPC, दूसरा 12 DB यानी कि घरेलू हिंसा, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ। तो अगर मेंटेनेंस आपकी पत्नी 125 में ले रही है तो फिर आपको घरेलू हिंसा में देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि आप बता दें कि सर मैं इसमें इतना पे कर रहा हूँ मेंटेनेंस में, 125 CRPC में, और अब जो है मैं घरेलू हिंसा में भी दूँ तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें
ज़्यादा हैकल हो जाएंगे। और इस चीज़ के लिए आप अगर फिर भी कोर्ट नहीं मान रहा है तो ये इसमें लैंडमार्क जजमेंट भी आ चुका है कि पत्नी जो सिर्फ एक ही जगह आपसे मेंटेनेंस ले सकती है, चाहे वो 125 CRPC में ले ले या फिर 12 DB में ले ले, तो जिसमें ज़्यादा बंधा हुआ होगा उसी में ले सकती है। ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी, यानी कि एक ही केस में ले सकती है, चाहे मेंटेनेंस 125 CRPC में या फिर 12 DB में। तो आपको ये भी बात क्लियर हो गई कि भाई ये भी चीज़ें मेरे लिए मतलब एक कहीं ना कहीं से आपको रिलीफ मिल जाता है। अब फाइनली अब आपके पास और मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है कि जब आप इस केस के दौरान मतलब जब आप अपीयर हो जाएंगे, पति अपीयर हो जाएगा उसमें, तो आप अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। रिप्लाई फाइल करने के बाद हो सकता है कि वो इंटरिम मेंटेनेंस की आपके लिए एप्लीकेशन लगा दे। जैसे ही इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाती है तो आप इसी एप्लीकेशन में, अगर आपने 125 CRPC में दे रहे हैं, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि 125 CRPC में अगर आप मेंटेनेंस दे रहे हैं तो आपको दोबारा से इसमें इंटरिम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि 12 DB में देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी आप उसकी कॉपी आप यहाँ लगवा दें और ये बता दें कि अब मैं इसको वहाँ पर मेंटेनेंस पे कर रहा हूँ तो यहाँ पर इंटरिम मैं नहीं दूंगा। मतलब कि आप लीगली चीज़ें बता सकते हैं कि भाई मैं दे रहा हूँ, तो कोर्ट खुद नहीं मना कर देगी आपके लिए कि आप मत दीजिए। वहाँ पर जो इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो जाएगी। अब उसके बाद फिर प्रक्रिया फिर आपके बयान, लड़की के बयान, जिरह क्रॉस, फिर उसके बाद बहस और फिर उसके बाद फाइनल जजमेंट। तो फाइनल जजमेंट मैंने बताया आपके लिए कि फाइनल जजमेंट जो है वो अगर आपकी पत्नी आपसे बातचीत के दौरान जो है मतलब आपके कहीं ना कहीं दोनों में बातचीत चल रही है तो समझौता कर लीजिए, और अगर समझौता की प्रयास नहीं है या समझौता की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है तो फिर आपका जो केस हो रहा है, यानी कि जो ऑर्डर हो रहा है उसको होने दीजिए। फाइनली आपके पास ऑर्डर वही आएगा। ये 3 चीज़ें आपके पास आएंगी। पहला, एक मुश्त मतलब एक कंपनसेशन, एक वन टाइम पेमेंट। दूसरा, आपको मंथली इतना देना है, कितना देना है वो आपकी सैलरी या आपके इनकम पर डिपेंड करता है कि कितना आप कमाते हैं उस पर। तीसरा, आपका जो जिस घर में वो रहती थी उस घर में रहने का अधिकार कि आप उसमें रहा जाए। अब इन सब चीज़ों की मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें खिलाफ हैं, हमें हमारे मतलब अकॉर्डिंग या फिर हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो आप इसी केस की, इसी जजमेंट की आप अपील कर सकते हैं सेशन कोर्ट में और वहाँ से जाकर आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है। आपको हालांकि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़ने की आवश्यकता है। अगर आप लड़ेंगे ईमानदारी से तो मैं कहता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिलीफ मिल ही जाएगा। और भी कोई अगर आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही हैं तो लड़िए, और लड़के अगर सही सच्चाई जो लड़ती है तो सच आज ना तो कल सामने आता ही है, और विजय लास्ट में सच की ही होती है, झूठ की नहीं। आज की वीडियो के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।